इस वक्त आप देख रहे हैं। और जैसे कि अमिताभ जी ने भी जिक्र किया कि किसानों का ध्यान रखना, मध्यम वर्ग का ध्यान रखना, नौजवानों का ध्यान रखना, स्मार्ट तरीके से कैसे ये ध्यान रखा जाएगा, इसी की बात होगी। और जब बजट का भाषण हो जाएगा तब इसके बाद इस बात का भी ये एनालिसिस किया जाएगा कि दरअसल किसका ध्यान नहीं रखा गया और किसका नहीं रखा गया। अमिताभ जी, मेरा ये सवाल या मैं ये जानना या समझना चाहती हूँ कि क्या ये इतना आसान होता है, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी वक्त में घोषणाओं की अंबार लगा दी जाती है, ये कहा जाता है कि ये लोक लुभावन घोषणाएं लोगों के जीवन को सुधार देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार को तो ये पैसे कैसे पहुंचेंगे, किन की जेब पर इसका असर पड़ेगा, वो टैक्स पेयर जो इस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि आखिरकार उन्हें राहत मिल जाएगी, तो ये पैसा भी उन्हीं की जेब से निकाला जाएगा। जी जी, बड़ी बड़ी अच्छी बात है विभा। और ये मौलिक प्रश्न है जो भारत भर में पूछा जाता है। एक शब्द में अगर मैं कहूं तो बजट असंभव को साधने की कला है, कलाबाजी, इसके आगे कुछ नहीं, जो नहीं साधा जा सकता। दिनकर जी ने रश्मरथी में लिखा, दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, रश्मरथी में लिखा। तो बजट भी वो है जो असाध्य है, उसको साधने की कसरत। लेकिन मुझे याद आता है पीवी नरसिंह राव जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही। ऐसे लोक लुभावन मामलों पर बात हो रही थी। नरसिंह राव जी बहुत योग्य राजनेता थे, प्रधानमंत्री रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन वो एकेडमिक आदमी थे और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, आपके आज के वादे पर यकीन तब होता है जब पूर्व के आपके वादे आपने यथावत पूरे कर लिए हो, तो जनता मानती है कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अन्यथा उन्होंने कहा फिर क्रेडिबिलिटी का लॉस होता है। तो अब शायद जनता बहुत ज्यादा हर बात पर भरोसा करे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हमने 3 चुनाव अभी हाल में देखे। एक दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है पांडे जी, चुनाव के पूर्व का बजट शायद सरकारों के लिए सबसे कठिन इम्तिहान होता है। क्या कठिन? देखिए, ऐसा है जैसा आपने शुरू में ही कहा कि कोई भी जो अर्थशास्त्र है किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो एक राजनीतिक अर्थशास्त्र है जी। वो प्योर इकोनॉमी कभी नहीं हो सकता। इट हैज टू बी सीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और खास करके जब चुनाव का माहौल हो तो वो बजट या अर्थव्यवस्था के संबंध में कोई भी फैसला ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर सरकारें खुद नहीं होंगी तो हर कुछ बेकार है, जैसा आपने कहा जी। और जैसा एक विभा जी ने भी कहा कि कोई भी सरकार अगर लुभावने वादे करती है तो किसकी जेब पे वो चोट पहुंचेगा, क्योंकि फ्री लंच नहीं है, किसी न किसी को उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसका जवाबदेही कि फ्री लंच नहीं है और ये जो हम फैसला कर रहे हैं, ये जो हम घोषणा कर रहे हैं, इसकी हम भरपाई यहां से करेंगे, ये 80% जनता को उससे मतलब नहीं है। जो 5-7% इंटेलेक्चुअल्स है या हम जैसे लोग यहां बैठे हैं, सरकार को उनको जवाब देना पड़ता है कि ये पैसा हम कहां से लेके आएंगे जी। लेकिन जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि सरकार के पास इस वक्त एक बहुत ही कुशन है कि जो फिस्कल पैरामीटर्स हैं वो इतने कंफर्टेबल लेवल पे हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ के लुभावने वादे पूरा कर सकती है। और ये एक तो फिस्कल पैरामीटर्स बहुत पॉजिटिव है हमारे सामने, और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिजर्व बैंक ने जो मैंडेट लिया है 2015 में मुद्रास्फीति को 4% ±2% पे कंट्रोल करने का, वो लगभग उसी लेवल पे है कि सरकार अगर कोई ऐसा फैसला लेती है कि टैक्स को कम करके और खर्च को बढ़ा करके फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ता है और इट लीड्स टू मुद्रास्फीति, तो एक ऐसा नहीं होगा जिससे कि देश को हानिकारक स्थिति में पहुंच जाएगी स्थिति। कई बार वो स्थिति भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होता है। कई बार करेले का रस भी सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ। निजाम साहब, एक सवाल तो उठता है कि भाई ये जो मुफ्त बांटा जा रहा है, जैसा जिसको पांडे जी का फ्री लंच, तो खैर फ्री लंच तो कभी बंद नहीं हो सकता इस मुल्क में। फ्री लंच बंद हो जाएगा तो राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी।
ये जान लीजिए। सत्ता में ही नहीं रहेंगे तो फिर दोबारा कानून क्या बनाएंगे, बजट क्या लाएंगे, और हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? सत्ता में ही तब रहेंगे जब फ्री लंच का मामला चलता रहे। यूरिया हो, डीजल हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, वजीफा हो, ये तमाम तरीके की चीज, मनरेगा हो, सरकारी स्वास्थ्य सेवा हो। आखिर आयुष्मान भारत लाना पड़ा ना सरकार को, लेकिन इससे लाभ लेने वाला वर्ग इतना बड़ा होता है और इसका बोझ झेलने वाला वर्ग इतना छोटा होता है कि लोकतंत्र में उसकी नाराजगी बहुत मैटर नहीं कर पाती जिसके ऊपर लोड आता है इसका। वो वर्ग बहुत छोटा है। मान लीजिए कि हीरे के, सोने के, महंगी शराब पर टैक्स बढ़ा दें तो उसके उपयोगकर्ता कितना बड़ा वर्ग है, 2% आदमी है कुल देश में, और लाभ मिला 80% को, तो वोट तो वहां से आ जाएगा। निजाम साहब। अमिताभ जी, बजट में एक महत्वपूर्ण शब्द मैं कहूँगा वो है कलाकारी। कलाकारी यही है कि जो मिनिमम एक छोटा सा वर्ग है जिससे हम टैक्स वसूल रहे हैं, और देश का एक बहुसंख्यक जिसके पास हम सुविधाएं दे रहे हैं तमाम सी योजनाओं के तहत, हम किस तरह से उसकी झोली से, उसके जेब से वो पैसा निकालते हैं, और बहुसंख्यक समुदाय के पास हम कैसे वो घोषणाओं के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से हम वो लाभ पहुंचाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव से पहले पार्टियों का घोषणा पत्र होता है, तो निश्चित रूप से जो घोषणा पत्र होता है उसमें जो बजट हर साल सरकारें पेश करती हैं, और वहाँ से जो उनको इनकम जनरेट होती है और जिसके माध्यम से उस घोषणा पत्र के माध्यम से या घोषणाओं पे काम किया जाता है देश के विकास के लिए, या उस वर्ग के विकास के लिए जो इस देश में बहुसंख्यक है। तो इसमें बड़ा फर्क मुझे ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र में कुछ और कहा जाता है कि हम 5 सालों में ये करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हर साल जो है बजट आता है, अब जैसे ये अभी ये चुनाव बजट इसको आप कह लीजिए, तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र में जो चीज़ें कही गई थी उससे बिल्कुल हट के इस बजट में सारी चीज़ों को देखने को आपको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अजीब सी स्थिति है कि जो 5 साल पहले जो वादे किए गए थे, अगर इस घोषणा पत्र में के माध्यम से या आज के जो बजट है इसके माध्यम से लोगों को कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, चाहे वो स्लैब बढ़ जाए टैक्स का, चाहे कृषि के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं, तमाम से लाभ मिल जाए, तो निश्चित रूप से इसके जनता का असर पड़ेगा। गर्ग साहब, एक उदाहरण सामने रखता हूं। राजस्थान में चुनाव में कांग्रेस ने कहा कि हम आएंगे तो कर्जा माफ करेंगे किसानों का, आए तो कर भी दिया, और 2 योजनाएं अशोक जी ने और कर दी। अशोक गहलोत जी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि किसान को दी जाने वाली बिजली और पानी का बिल 5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा। दरें जो आज हैं शपथ ग्रहण के दिन, अंतिम दिन तक सरकार के वही दरें रहेंगी। ये भी अनाउंसमेंट हो गया। और तीसरा एक अनाउंसमेंट उन्होंने अभी 2 दिन पहले किया कि जो भी बेरोजगार है उसको 3,000 रुपया महीना या 2,500 रुपया महीना देंगे। बात अच्छी है, लाखों लोग झूम उठे, लोगों ने कहा कि भाई अशोक गहलोत जिंदाबाद। लेकिन ये पैसा तो वही जो 2% टैक्स पेयर है उसी की जेब से आएगा, या हाई एंड उपभोक्ता जो है, मेरी बात को समझिए, हाई एंड उपभोक्ता कंज्यूमर, आटा चावल ज्वार बाजरा पर तो टैक्स लग नहीं सकता। जो विलासिता की चीजें उपभोग में लाता है, आप एसयूवी पर टैक्स और लाद देंगे, सेडान पर टैक्स और लाद देंगे, तो यह असंतुलन भी हो रहा है क्या देश में कहीं, गर्ग साहब? राहुल गर्ग, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं सुन सकता हूं। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल आपने सुना? नहीं सुना शायद। मैं ये पूछ रहा हूं, मुट्ठी भर चीजें हैं जिन पर आप सेस पर सेस लगाए जाइए और बहुसंख्यक जनता के लिए पॉलिटिकल एंड्स
को इंश्योर करने के लिए रियायतें दिए जाएंगी। क्या इससे असंतुलन पैदा हो रहा है देश में? नहीं, देखिए ये तरीका जो है ना, ये तरीका तो बहुत पुराना तरीका है और ये तरीका हमेशा से यही रहा कि जो लोग संपन्न हैं और जो लोग टैक्स दे सकते हैं या किसी और तरीके से, आप देखिए जो संपन्न लोग हैं जो टैक्स नहीं भी देते, उस ज़माने में भी लोग बाग चैरिटी करते थे, लोग बाग उन लोगों को जिनको ज़रूरत है अपनी वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि जो टैक्स दे रहे हैं लोग वो असंतुष्ट हो जाते हैं कि टैक्स उनका किस तरीके से यूज़ हो रहा है। जहाँ तक कि टैक्स को यूज़ करने का सवाल है, अगर टैक्स अच्छी तरह यूज़ हो रहा है और समाज की सेवा में लग रहा है तो हर टैक्स पेयर के मन में कहीं ये बात ज़रूर है कि ये एक हमारी तरफ से समाज को एक कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है और वो कंट्रीब्यूशन सरकार अगर अच्छी तरीके से यूज़ करती है और अच्छी जगह यूज़ करती है कि लोगों को मकान नहीं है उनको मकान दिए जा रहे हैं, शिक्षा नहीं है शिक्षा दी जा रही है, मेडिकल की एड नहीं है तो मेडिकल की एड दी जा रही है और उससे सामाजिक उत्थान होता है। तो टैक्स पेयर ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि टैक्स पेयर बड़े रोष में है या आक्रोश में है कि मैं टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि ये चीज़ें गलत हैं या मैं इन चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता। लेकिन टैक्स नहीं दूंगा तो नहीं कहते हैं। एक सेकंड गर्ग साहब, एक मिनट। लेकिन हिंदुस्तान में मैं ऐसे हजारों लोगों से मिला जिन्होंने कहा कि भाई हमारे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होता है। सड़क बनती है तो कमीशन की भेंट चढ़ जाती है, पुलिया बनती है तो कमीशन की भेंट चढ़ जाती है, राहत कार्य में पैसा बढ़ता है तो कमीशन खा जाता है सिस्टम। क्या यह सच नहीं है हिंदुस्तान का? बाढ़ राहत में घोटाला, सूखा राहत में घोटाला, क्या ये सच नहीं है? जो आपने जो मुद्दे की बात कही ना कि क्या टैक्स लेकर और बड़े बहुसंख्यक लोगों को बांटना या रियायत देना ठीक बात है या नहीं, मैं उस मुद्दे पर हूं और उस मुद्दे में मेरा विचार ये है कि अगर संपन्न लोगों से रीजनेबल टैक्स लेके सामाजिक उत्थान के लिए लगाया जाए बहुसंख्यक लोगों में तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और उसमें कोई बुराई नहीं है। और हम सब टैक्स पेयर का, अगर आप ज़्यादातर टैक्स पेयर का ग्रुप देखें और उनसे बातचीत करें, उन सब की यही कंप्लेंट रहेगी कि जहाँ तक सामाजिक उत्थान हो रहा है हम बहुत खुश हैं लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अब सरकार ने जो अपनी गवर्नेंस को अच्छा करने का तरीका बनाया है, सरकार ने नई टेक्नोलॉजी लगा के ज़्यादातर राहत डायरेक्ट ट्रांसफ़र के थ्रू भेजनी शुरू करी है, प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग थोड़ी अच्छी हुई है, वो सब एक कदम है इस डायरेक्शन में कि पैसा सही जगह और सही तरीके से यूटिलाइज हो। तो गवर्नेंस की चीज़ को इस प्रिंसिपल से आप मिक्सअप मत करिए। जो इसका मूल प्रिंसिपल है कि टैक्स लेके सामाजिक उत्थान में रखा जाए, मेरे ख्याल वो ठीक प्रिंसिपल है और उसमें किसी को असंतोष नहीं होना चाहिए और गवर्नेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, गर्ग साहब एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक बड़ा, तब तक शायद बजट की स्पीच भी शुरू हो जाए और अगर समय मिलेगा तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि जहां जहां किसान कर्जा माफी हुई, जहां मैंने व्यक्तिगत तौर पर जाके देखा, क्या वहां किसान खुश हो गया, उसकी हालत सुधर गई, या वो ऐसी गोली थी कि खाई हफ्ते भर ठीक रहे फिर बीमार? क्या कर्ज माफी के अलावा कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए? और अगर हां तो वो रास्ता कौन सा होगा जो वास्तव में किसान को इस लायक बनाए? एक अंग्रेजी में कहावत है, उसका तर्जुमा करता हूं अपने दर्शकों के लिए, शायद राहुल गर्ग जी भी उसको समझेंगे। लड्डू मछली अपने घर बुला के मत खिलाइए, मछली पकड़ना सिखाइए ताकि आप ना रहें तो भी आदमी मछली खा सके। किसान के लिए, खेती के लिए शायद ये ज्यादा जरूरी है। ब्रेक के बाद अगर समय रहा तो इस पर चर्चा करेंगे।